राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रानी की कहानी जो अपने ही ससुराल में नौकरानी बनकर रहती थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी रहते थे जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। राजा एक भोग विलासी आदमी था जिसे हर वो स्त्री चाहिए होती थी जिस पर उसकी नज़र पड़ जाती। इस वजह से रानी बहुत दुखी रहती थी और उसने औरतों को महल में आने पर रोक लगा दी थी। बेचारी पति के दुख से और संतान ना होने के दुख से दुखी रहती थी। राजा अपने रंग में ही व्यस्त रहता था। उसको रानी के दुख की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, उसे संतान नहीं होने का दुख भी जरूर था। उसकी भी एक वजह थी कि उसके बाद उसके वंश को कौन चलाएगा। उसे संतान से कोई प्यार नहीं था कि उसे संतान के मुंह ने घेर रखा हो। रानी शोक की वजह से कई कई दिन बीमार पड़ी रहती थी। एक दिन वैद्य जी ने आकर राजा को बताया कि रानी गर्भवती है। यह सुनकर के राजा के साथ साथ पूरे महल में खुशी छा गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा भी अपने रंगारंग कार्य कर्मों से बाहर आने लगा। 8 महीने बाद ही रानी ने एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया। राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सूरज की लालिमा से गाल, उसकी रोशनी सी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो बाहर ने स्वयं कन्या के रूप में आकर जन्म ले लिया हो। रानी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे जैसे जीवन में जीने की एक वजह मिल गई थी। उसके शरीर में फुर्ती आ गई थी। वह उस मासूम के छूने से ही उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाती थी। जैसे अब रानी को कोई दुख ही नहीं रहा। उसने अपनी पुत्री का नाम रेवती रखा। लेकिन राजा पुत्री के जन्म से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने तो अपनी पुत्री का मुख तक नहीं देखा और रानी को आदेश दे दिया कि वो रेवती को कभी भी उसके सामने ना आने दे, वरना राजा अब रानी को राज्य से निकाल देगा। वो फिर से रानी से कट कट कर रहने लगा। उसका व्यवहार रानी के प्रति पहले से भी ज़्यादा क्रूर हो गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे, क्योंकि समय तो अपनी गति से चलता है, धीरे धीरे 10 साल बीत गए। राजकुमारी 10 साल की हो गई। रानी को अब उसकी विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि पहले बचपन में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और जब वह शादी योग्य हो जाती थी तब उसका गौना किया जाता था। राजा भले ही रानी या राजकुमारी के बारे में कुछ ना सोचता हो, लेकिन उसे समाज की चिंता जरूर थी। उसके पास के ही अपने छोटे से राज्य के एक राजकुमार थे जिनका नाम बल्लभ सिंह था। राजकुमारी का रेवती का उनके साथ उन्होंने विवाह बड़े धूमधाम से करवाया। समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 18 वर्ष की हो गई। अब वह पहले से भी अधिक सुंदर और बुद्धिमान हो गई थी। अब राजकुमारी रेवती का गौना जाना था। उसकी बरसगांठ के कुछ दिनों बाद ही उसके ससुराल से गौने का न्योता आया। 1 महीने बाद की तारीख रखी गई, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही जो है रानी बीमार रहने लगी और उसका देहांत हो गया। उसके देहांत के पहले उन्होंने जो राजा से मुलाकात की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिएंगी और उन्हें अपनी पुत्री की सबसे ज़्यादा चिंता थी। इसलिए वो अपनी पुत्री को, जो अपनी मृत्यु के 2 दिन पहले राजा के कक्ष में गई थीं, और उन्होंने बड़ी नम्रता से आंसुओं के साथ एक आशा भरी नज़रों से राजा को देखते हुए रानी ने कहा था, राजन, मुझे पता है आप हमारी पुत्री से नफरत करते हैं। आपने बचपन से लेकर आज तक उसे एक नज़र देखना भी पसंद नहीं किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित रहूँगी। मैं अपनी पुत्री की जिम्मेदारी अब आपको सौंपती हूँ। जब तक कि उसका गौना नहीं हो जाता आप उसका ध्यान रखिएगा। उसके गौने की धूमधाम में कोई कमी ना छोड़िए। बस मेरी आपसे यही आखिरी विनती है।
राजा भी रानी के हालात देखकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर और कहता है कि वह अपनी पुत्री का ध्यान रखेगा। रानी के देहांत के बाद राजा रेवती को संदेश भिजवाता है कि वो दरबार खत्म होने के बाद रेवती से मिलने आएगा। रेवती आज बहुत खुश थी। वह अपने बीते हुए जीवन में पहली बार अपने पिता से मिलने वाली थी। राजा रेवती के कमरे में आया और उसे आवाज़ लगाई। एक बार को उसे उसका नाम भी याद नहीं आया, तो उसने केवल राजकुमारी कहकर ही आवाज़ लगाई। राजकुमारी रेवती, आपको मेरा नाम भी याद नहीं है? राजा से कहने लगी। राजकुमारी ने उनकी बात को पूरा करते हुए कह दिया। तो राजा, जो कि कमरे की दूसरी खिड़की की तरफ राजकुमारी खड़ी हुई थी, मुस्कुराते हुए राजा के सामने आई। तो राजा रेवती को देखते ही रह गया। वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके चेहरे की चंचलता और आभापन उसे भा गया। उसने आज तक इससे सुंदर कन्या आज तक नहीं देखी थी। वो शायद ही भगवान की अब तक की सबसे सुंदर रचना थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये खूबसूरत कन्या जो उसके सामने खड़ी है, यह वह उसकी पुत्री है जिससे वो जन्म से ही नफरत करता है। वो अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पिता का प्रेम नहीं, एक तरह का लालच छलक रहा था। वो उसको देखते ही अपने होश खो बैठा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और उसके कमरे से निकलकर बगीचे में आकर बैठ गया। उसकी आंखें अब कुछ और देखने के लिए तैयार नहीं थी, कान कुछ और सुनना नहीं चाहते थे, दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा था। पूरा दिन बीत गया। राजा उस रात सोया भी नहीं और ये अचानक ही ये रात कुछ भयानक सी उसे प्रतीत होने लगी। राजा के दिमाग में अब कुटिलता घर कर रही थी। वह अपनी मनुष्यता से भटकने लगा। वो अपनी पुत्री के गलत भावना रखने लगा। उसके मस्तिष्क में रेवती की छवि उतर ही नहीं रही थी। हजारों तर्क वितर्क, हजारों सवाल, हजारों जवाब उसके दिमाग में चल रहे थे। इधर राजकुमारी रेवती अपने पिता के व्यवहार से परेशान थी, क्योंकि उसे अपने पिता के चेहरे पर जो भाव दिखे ही नहीं कि वह अपनी बेटी से मिलने आए हैं। उनके चेहरे के पर तो वे भाव थे जो एक लोभी पुरुष के चेहरे पर किसी सुंदर स्त्री को देखने पर मिलते हैं। एक लालची सुनार को खुद ही के घर में ही जैसे ढेर सारा सोना मिल गया हो। आज राजा ने सुबह उठते ही साथ में अपने नौकर को आवाज़ लगाई और उसे बग्घी तैयार करने को कहा। राजा नहा धोकर तैयार हुआ और एक महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़ा। वह अपने साथ एक नौकर को भी लेकर गया जो कि बग्घी हाँकने वाला था। राजा महात्मा के पास गया और हाथ जोड़कर उनके पास बैठ गया। महात्मा जी कहने लगे, क्या हुआ राजन, आज यहाँ कैसे, क्या कोई गंभीर समस्या है? राजन ने कहा, नहीं प्रभु, बस एक उलझन में हूँ। तो महात्मा ने कहा, बताओ क्या उलझन है? राजा कहने लगा, प्रभु, यदि किसी ने आम का पेड़ लगाया हो और उसकी दिन रात सेवा की हो और कई वर्षों बाद उसे में फल आए, और जिसने वो फल लगाया है, क्या वो उसके फल किसी और को देने के बजाय स्वयं नहीं खा सकता? अगर वह स्वयं खा ले तो यह क्या कोई अपराध होगा या इसके लिए कोई जो निंदनीय या दंडनीय होगा? महात्मा कहने लगे, नहीं राजन, यह सत्य नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, उस पर तो आपका हक बनता है। इतना कहकर राजा ने कहा, धन्यवाद महात्मा जी, आपने मेरी सारी उलझन खत्म कर दी। और वो महात्मा से विदा लेकर अपने राज्य वापस आ गया। राजकुमारी अपने पिता से बात करने के लिए उनके महल में ढूंढती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता कहीं बाहर गए हैं। राजा के आने पर राजकुमारी रेवती नौकर को भेजती है, वो राजा को संदेश दे कि राजकुमारी उनसे मिलना चाहती है, परंतु राजा राजकुमारी से मिलने के लिए साफ मना कर देता है। पूरा दिन बीत जाता है। शाम के समय राजा एक संदेश लिखकर नौकर के हाथ उस राज्य में भिजवाता है जिस राज्य के राजकुमार से रेवती की शादी हुई थी। नौकर संदेश लेकर पहुंच गया। उसे वहां पहुंचने में एक पूरा दिन लगा। वो रात को उसी राज्य में रुका और दूसरे दिन दरबार लगते ही महल में पहुंच गया। संदेश सबके सामने पढ़ा गया। वो नौकर भी जब संदेश पढ़ा जा रहा था तो वहीं महल में मौजूद था।
संदेश में लिखा था, प्रिय राजन, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्र वधू रेवती अपनी माँ की मृत्यु का सदमा सहन नहीं कर पाई और इस दुनिया से चल बसी। मैं यह सूचना आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन मैं खुद पहले अपनी पत्नी और अपनी बेटी के खोने के दुख से नहीं उबर पा रहा था। आप मेरी पुत्री को भूलकर अपने पुत्र का विवाह किसी और कन्या से संपन्न करवा दीजिए। यदि मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आपका शुभचिंतक तिरुपेरू राज्य का राजा हरिहर सिंह। यह संदेश सुनते ही सारी सभा और राजा का संदेश लाने वाला नौकर खुद सकते में आ गया। नौकर ने जल्दी ही राजा से अपने राज्य वापस जाने की आज्ञा मांगी और अपने सफ़र पर निकल गया। वो जल्द से जल्द महल पहुंचकर राजकुमारी से मिलना चाहता था, क्योंकि वो रानी का बहुत सम्मान करता था और राजकुमारी का भी। उसे सब कुछ तो नहीं पता था, लेकिन ये जरूर पता था कि राजा ये सब कांड करके कुछ तो अनिष्ट करने वाला है और वो अनिष्ट किसी न किसी तरीके से राजकुमारी के साथ जुड़ा हुआ है या उनके साथ ही हो सकता है। इधर राजकुमार बल्लभ तक ये खबर पहुंची तो वे खड़े शरीर सहित जमीन पर गिर पड़ा। जिस पत्नी की राह देखते देखते उसने वर्षों गुजार दिए, जिसके लिए वो हजारों सपने सजाकर बैठा था, वह उसे ऐसे छोड़कर चली गई। जब उसकी शादी हो रही थी, उसने रेवती की बस एक झलक देखी थी, जिसमें उसकी वो कजरारी आंखें, उसके चेहरे की हल्की सी मासूमियत भरी उलझन लिए हुए उसकी झलक को वह अपने दिल में बसाए हुए जी रहा था। बीते हुए एक दिन बस उसके आने की राह देख रहा था कि एक ना एक दिन तो वह जरूर आएगी, जिसने जीवन भर साथ देने का वादा किया था। वो मंजिल के लिए निकलने से पहले ही छोड़ गई। रेवती ही उसके जीवन का प्रेम थी और उसकी जीवन संगनी थी। राजकुमार बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में उसे बस रेवती का मासूम सा चेहरा दिखाई दे रहा था। रानी भी अपने पुत्र की हालत देखकर परेशान हो गई। इधर राजा ने शाम को सारे नौकर और पहरेदारों की सभा बुलाई और सबको कल अवकाश दे दिया। अवकाश के पीछे की वजह जानने के लिए प्रश्न भी कोई नहीं कर सका। अगर एक किसी ने हिम्मत करके प्रश्न किया भी, लेकिन जवाब नहीं मिला। और दूसरी तरफ राजा ने राजकुमारी को संदेश भेजा कि कल हम राजकुमारी से मिलेंगे। पूरा दिन गुजर गया। नौकर आधी रात में त्रिपेरू पहुंचा। अब रात उससे काटे नहीं कट रही थी, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। नौकर, जिसका नाम श्रीधर था, उसने दरवाजा खोला तो देखा उसका बड़ा भाई खड़ा था। तो वह कहने लगा, सुना तुम अभी आए हो, इसलिए मिलने चला आया। क्या भैया? उसका भाई कहने लगा, इतनी रात को क्यों मिलने आ गई? सही से नींद नहीं ले सकते थे? कल महल में काम पर भी जाने के लिए समय से कैसे उठोगे? उसका भाई हंसने लगा, नहीं भाई, कल काम पर नहीं जाना है। राम जाने क्या वजह है, लेकिन कल राजा ने महल के सारे नौकरों और पहरेदारों की छुट्टी कर दी है। कल किसी को काम पर नहीं जाना है। यह सुनकर श्रीधर बहुत सख्ते में आ गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन उसने अपने भाई को कुछ नहीं बताया। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर उसका भाई अपने घर चला गया। श्रीधर का सफ़र भी थकान तो उसके सफ़र में हो गई थी और आंखों में लेकिन नींद नहीं थी। वो सूर्य उदय से पहले ही घर से निकलकर महल की ओर गया। वहाँ केवल बाहर के दरवाजे के पहरेदार ही मौजूद थे, बाकी सब छुट्टी पर थे। उन्हें श्रीधर को रोका, क्या तुम्हें पता नहीं आज छुट्टी है? नहीं, श्रीधर कहने लगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो अभी बस सतोरी राज्य के राजा को संदेश पहुंचा कर आ रहा हूँ और आते जाते समय राजा ने मुझसे कहा था कि संदेश पहुंचाकर पहले मुझे सूचित करना, फिर घर जाना। पहरेदारों ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाओ। श्रीधर महल के अंदर चला गया। वो राजा के कमरे तक गया, देखा तो राजा सो रहा था। अब वो थोड़ा निश्चिंत हुआ और उसने ऊपर की ओर देखा और फुसफुसाया, हे प्रभु, मैं एक पुरुष और तुच्छ नौकर होने के नाते अपनी राजकुमारी के कमरे में बिना किसी इजाज़त के जाने का अपराध कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
इतना कहकर वह राजकुमारी के कमरे की ओर मुड़ गया। वो दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि राजकुमारी सोई नहीं है, वो अपनी खिड़की के पास उदास खड़ी है। श्रीधर कमरे के कोने में रखे फूलदान से एक डंडी निकालकर राजकुमारी की तरफ फेंकता है। इससे राजकुमारी चौंक जाती है और पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक नौकर सिर झुकाए उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाने ही वाली होती है कि श्रीधर बोल पड़ता है, राजकुमारी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपनी इस करतूत के लिए, जिसके बोझ से मेरी नज़रें ज़मीन में गड़ी जा रही हैं, परंतु ये बहुत आवश्यक था। यह सुनकर राजकुमारी रेवती उसके पास आती है और धीमी आवाज़ में बोलती है, बताइए काका। श्रीधर अपनी नज़रें नीचे ही रखता है और बोलने लगता है, मैं आपकी माँ का बहुत सम्मान करता था राजकुमारी। मेरे पिताजी उनकी शादी के समय उनके कहार के रूप में यहाँ आए थे और यहीं बस गए। यदि बहुत ज़रूरी नहीं होता तो मैं ऐसे चोरी छिपे यहाँ आने की गुस्ताखी कभी नहीं करता। राजकुमारी बोली, हाँ बोलिए। तो श्रीधर ने महात्मा की बात से लेकर अब तक की सारी कहानी राजकुमारी को बता दी और बोला कि बताना मेरा फर्ज था, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऐसा कहकर श्रीधर चला गया। राजकुमारी की आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। वो तो इस बात को सुनकर ही जो भौचक्की थी कि उसके पिता ने उसके ससुराल में ऐसा संदेशा क्यों भिजवाया। तभी उसके दिमाग में सारी बातें इकट्ठा होने लगी। वो खुद को उस आम के पेड़ के फल से जोड़ने लगी और अपने पिता को उस माली के रूप में देखने लगी। जल्दी उसे अपने पिता की मनसा का ज्ञान हो गया। उसे उसके पिता की आदतों के बारे में उसकी माँ ने पहले ही बता रखा था, लेकिन वो इतना गिरा और नीच हो सकता है, उसकी सोच इतनी गंदी हो सकती है, यह उसे पता नहीं था कि अपनी ही पुत्री के साथ वह ऐसा गलत करने की सोच सकता है। वह स्वयं उसके लिए नरक और असहनीय पीड़ा के द्वार स्वयं खोल रहा था। रेवती सिर्फ अब रोए जा रही थी। वो अब एक पल भी वहाँ नहीं रहना चाहती थी। कहाँ जाएगी, क्या करेगी, बस यहाँ नहीं रहेगी। अपने मन में तरह तरह के उसके विचार आ रहे थे। अब उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने अपने सारे जेवर एक थैली में बांध लिए और खुद घर में लगे पर्दों को बुरी तरह से बांधकर और एक दुसाला बनाया और उसको ओढ़ लिया। टूटी आत्मा, घायल दिल, बिखरा हुआ आत्मसम्मान और आंखों में आंसू लिए मुख्य दरवाजे पर पहुंची। अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम और अंदर क्या कर रही थी और अब कब आई? आज तो सबका अवकाश था। पहरेदार ने राजकुमारी को टोका तो कहने लगी, मैं रजनी हूँ, राजकुमारी की सेविका। रात में वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे रोक लिया था, लेकिन अब आज का दिन शुरू हो गया है। राजकुमारी ने बोला है कि यदि मैं अब भी उनके साथ रुकी तो राजा इसे अपने आज्ञा की अवहेलना समझेंगे और इसके लिए मुझे भारी दंड भी दिया जा सकता है। राजकुमारी की बात सुनकर पहरेदार ने कहा कि हाँ, सही कहा आपने। राजकुमारी कितनी अच्छी और समझदार हैं, सबके बारे में सोचती हैं। चलो ठीक है, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पहरेदार का इतना कहते ही राजकुमारी ने जो दुसाला ओढ़े राजकुमारी रेवती जल्दी से बाहर निकल गई। वो कभी इतना पैदल नहीं चली थी, वो दिशाहीन आगे बढ़ती जा रही थी। इधर सुबह हो चुकी थी। राजा उठा और तैयार होकर सीधे राजकुमारी के कमरे में पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सारे महल और उसके राज्य में राजकुमारी की खोज शुरू हो गई। किसी ने राजकुमारी को नहीं देखा, और देखा भी तो पहचानता भी कैसे? किसी ने कभी राजकुमारी को देखा हो तब तो। यहाँ राजकुमार बल्लभ को होश ही नहीं आ रहा था, सारे जतन करके हार गए। राजकुमार राजकुमारी को ही पुकार रहा था। राजकुमारी चलते चलते राजकुमारी के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उनमें इतना दर्द नहीं था जितना दिल के छालों में था। चलते चलते रेवती एक गांव में पहुंच गई। वहां उसने कुछ खाना खरीद कर खाया और नदी के पास जाकर पैर धोए और पानी पिया। वो पानी में अपने पैर डालकर अपनी परछाई को देख रही थी और रोई जा रही थी और सोचने लगी कि ऐसा रूप किस काम का जो अपने ही हैवान बन जाए। काश मैं कुरूप पैदा हुई होती। तो ऐसे ही वह सोचकर घंटों बैठी रही। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना वह अपने ससुराल जाए और वहाँ सब बता दे।
लेकिन नहीं, तभी उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। कौन भरोसा करेगा मेरा, लेकिन मेरे पति से मैं जरूर मिलना चाहती हूँ, उनके सिवा मेरा है ही कौन। तभी उसने अपने जूतों को देखा, जूते जो कि चमड़े के बने हुए थे। वे उसे देखती रही और सिर्फ देखती ही रही, और अचानक उसने एक फैसला ले लिया कि हाँ, यह अच्छा तरीका है, इससे मैं उनके पास भी रह लूँगी और अपने परिवार की सेवा भी कर लूँगी, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि और मैं कौन हूँ, और मुझे किसी को यह घिनौना सच बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और कोई फिर कभी दोबारा मेरी ओर आकर्षित भी नहीं होगा। उसने अपने जूते पहने और गांव के मोची के घर पूछते पूछते पहुंच गई। आखिरकार वह एक मोची के घर में पहुंच गई। मोची से कहने लगी, मोची, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी, आप चमड़े का मेरा एक जोड़ा बना दो। मोची कहने लगा, कैसा जोड़ा? आपको चमड़े का जो जोड़ा बनवाना वो कैसा बनवाना है? तो राजकुमारी ने कहा, ऐसा जो मैंने आज तक ना किसी से सुना हो और ना किसी पे देखा हो। ऐसी अनोखी चीज क्यों बिटिया? मोची कहने लगा। और उसको पहनेगा कौन? वह कहने लगी, मैं अपने लिए बनवा रही हूँ, इस जोड़े को मैं अपने लिए बनवा रही हूँ और मैं ही पहनूंगी। तब मोची कहने लगा, क्यों बेटी, बिटिया हंसी कर रही हो? वह कहने लगी, नहीं बाबा, मैं हंसी नहीं कर रही, मुझे अपने लिए चमड़े का जोड़ा बनवाना है, और उसके लिए जितना धन लगेगा वो मैं तुमको दूंगी, और उसका जितना मेहनताना लगेगा वह मेहनताने को 3 गुना बढ़ा कर दूंगी। मोची यह सुनकर भौचक्का का रह गया। उसने कहा कि लेकिन मैं धन पहले लूँगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मोची ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके फटे दुसाले को देखकर यह नहीं लगता था कि वह इतना धन दे पाएगी। लेकिन रेवती ने उसे इतना धन दिया कि उसकी आंखें चमक उठी। वो घर के अंदर गया और रेवती का माप लेने के लिए धागा ले आया। उसने रेवती का माप लिया। बताओ बेटी, जोड़े में क्या क्या खूबी होनी चाहिए? तब वह कहने लगी, बाबा, बस बाबा, ज़्यादा कुछ नहीं, बोलने की आज़ादी, सांस लेने की आज़ादी, सुनने की आज़ादी और देखने की आज़ादी होनी चाहिए। बाकी और शरीर का कोई अंग या चेहरे का कोई भाग नहीं दिखना चाहिए। मोची यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ। लेकिन इतना धन जो उसे पूरी जिंदगी भर काम करने से नहीं मिलता, इसके लिए वो किसी भी बात और सवाल से जो नहीं पूछना चाहता था और जोड़ा बनाने के लिए तैयार हो गया। उसने मदद के लिए 3 और मोचियों को बुलाया। जब तक जोड़ा बन नहीं जाता, राजकुमारी मोची से उसके ही घर में रहने की आज्ञा मांग ली। उधर राजकुमार को होश आ चुका था, लेकिन अब वो सुबह उठता और बिना कुछ खाए पिए जंगल की ओर चला जाता। वहाँ बैठकर वह सुबह से शाम तक आकाश को निहारता और अपने विरह के गीत गाता। जो दुखी होकर गीत गाने लगा। इधर 5 दिन बाद राजकुमारी रेवती का चमड़े का जोड़ा पूरी तरह से मजबूती के साथ बनकर तैयार हो गया। राजकुमारी रेवती ने जोड़ा पहना तो वह इतना बढ़िया बना था कि वह मोची के काम से बहुत खुश हुई। उसने उसको कुछ और सिक्के दिए तो और मोची से विदा ली और पैदल ही सतोरी राज्य के लिए निकल पड़ी। रास्ता काटने के लिए भी वह दुख भरे विरह के गीत गाती जा रही थी। चलते चलते उसे रास्ते में बहुत से लोग मिले। कुछ उसकी रागनी और गीतों को सुनकर रो देते कि बड़ी दुखिया है, बड़े सुंदर दुखी मन से गीत गा रही है। कुछ उसके अजीब से कपड़े और उसकी बदबू से उसके पास से नाक बंद करके निकल जाते। लेकिन इन सब से वो बहुत खुश थी कि चलो, यही तो वह चाहती थी कि लोग उससे दूर रहें। सतोरी पहुंचने में राजकुमारी को 2 दिन लगे। वो वहां पहुंचकर एक सराय में गई, लेकिन उसकी क्रूरता को देखते हुए मालिक ने उसे निकाल दिया। उसने पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजारी। दूसरे दिन वो राजमहल के बाहर पहुंची तो राजा से मिलने की प्रार्थना करने लगी। वो जोड़ा जो उसने पहन रखा था, उसमें से चमड़े की बदबू आ रही थी। कोई उसके पास भटकना नहीं चाहता था, लेकिन वो राजा से मिलने की जिद पर अड़ी रही, जिसने राजा को मजबूर कर दिया और उसे दरबार में बुलाने पर राजा ने उसको बुला लिया। उसने पहुंचते ही राजा को प्रणाम किया और उनके राजमहल में काम करने के लिए मांगने लगी। राजा उसे देखकर हंस पड़ा और कहने लगा कि मेरे राज्य में नौकरों की कमी नहीं है, जो मैं एक अजीब सी बदबू वाले कपड़ों वाली लड़की को अपने राजमहल में नौकरी पर रखूंगा। और रही
यही बात थी तो तुम मुझे बाहर से ही कह देती, किसी मंत्री से मैं बोल देता, तो तुम बोल देती तो यहाँ तक आने की जिद ही नहीं होती, ना हमारा समय बर्बाद होता और ना ही तुम्हारा। तब राजकुमारी कहने लगी, महाराज मुझे आपसे ही काम चाहिए, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस 2 शर्तें हैं, 2 वक्त की सूखी रूखी सूखी रोटी। तभी सब हंसने लगे। रोटी तक तो ठीक था, लेकिन ये अदना सी जो लड़की अब राजा से शर्त रखेगी, महाराज मेरी आपसे विनती है। और रेवती वहीं गिड़गिड़ाने लगी। इस पर महाराज को दया आ गई और उन्होंने उसे जानवरों के बाड़े का काम दे दिया, उन्हें खिलाना पिलाना, गोबर फेंकना और गाय भैंसों को चराने ले जाना। वह उसे महल के अंदर का कोई काम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो काली कलूटी भद्दी सी थी और ऊपर से ऐसे बदबू वाले कपड़े पहन रखे थे। तो राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ अपनी शर्त, हमारे साथ सब सुनना चाहते हैं। राजकुमारी कहने लगी, महाराज मेरी शर्त नहीं, आपसे और इस राज्य के सभी लोगों से विनती है। पहली शर्त, कोई कभी मेरे कपड़ों को लेकर या इन्हें उतार कर कुछ भी पहनने को नहीं कहेगा। दूसरी शर्त, आप मेरे द्वारा की गई पहली 11 गलतियों पर सिर्फ मुझे कोड़े बरसाएं, ना आप मुझे काम से निकालें और ना ही कोई और सजा देंगे। राजा कहने लगा, मुझे मंजूर है, अब जाओ और अपने काम पर लग जाओ, दरबार का समय ज़्यादा बर्बाद मत करो। वह महल से बाहर बाड़े तक आ गई और उसने देखा कि राजकुमार वहाँ पर खड़ा है। अपने पति को ऐसे सामना खड़ा देखकर उसके आंसू निकल पड़े, कलेजा मुंह तक आ गया। वो जाकर उनके पैरों में गिर जाना चाहती थी और बता देना चाहती थी कि वो मरी नहीं जिंदा है। तभी राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और उस आदमी की तरफ मुड़े जो उससे पूछ रहा था कि वे कौन है। उसने इशारा करके रेवती को बुलाया, ए लड़की इधर आ। आसपास खड़े लोगों में खुसर पुसर चालू थी, जैसे कितनी अजीब और भद्दी है ये, राजा ने कैसे इसको काम पर रख लिया। जो भी सुना, और इसने शर्त भी रखी है। हाँ श्रीमान बोलिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजकुमारी ने कहा। तो वह कहने लगा, तेरा नाम क्या है? राजकुमार बल्लभ जानना चाहते हैं। उसने अपनी नजरें राजकुमार की तरफ घुमाई और देखती रह गई। वह उसको जी भर के देखकर अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। ये वही सूरत थी जिसको देखने के लिए वो इतने वर्षों तक तरसी और इतने कष्ट सहे। उधर क्या देख रही है? तभी वह व्यक्ति कहने लगा, कभी कोई राजकुमार नहीं देखा क्या? नौजवान नहीं देखा? नजरें नीची रख। ऐसा कहकर वो आदमी हंसने लगा और उसके साथ खड़े सभी लोग हंसने लगे। राजकुमार ने सबको शांत किया कि ये उसकी गलती नहीं, अगर वो भद्दी या कुरूप या भद्दे कपड़े पहने हैं तो वह अपने मन से तो ऐसी नहीं बनी। हमें कभी भी भगवान की रचना का उपहास नहीं करना चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो इस राज्य में सबको आज़ादी है, कोई भी कुछ भी खा सकता है और कुछ भी पहन सकता है। आपको अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीने का अधिकार है। राजकुमार के इन शब्दों से रेवती के दिल में बस रहे प्यार और सम्मान और ज़्यादा राजकुमार के प्रति बढ़ गया। उसे अपने पति पर अब गर्व हो रहा था और वह बहुत ही सम्मान्य महसूस करने लगी कि वह ऐसे सज्जन स्वभाव वाले पुरुष की संगनी है। उसका प्रेम और परवान चढ़ने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ए लड़की, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? तेरा नाम क्या है रे? क्या? तभी पीछे से एक आदमी बोल पड़ा, चमड़े सा बदन लिए, जरूर चमोदा नाम होगा इसका। और हंसने लगे। तब वह कहने लगी, हाँ मेरा नाम चमोदा ही है। क्या सच में? सब चौंक गए और सबसे ज़्यादा वो आदमी जिसने मजाक में बोला था। मैं बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। पहले मेरे माता पिता ने कोई और नाम रखा था, लेकिन बाद में चमोदा ही पड़ गया और यही मेरी पहचान है। सब कहने लगे, ठीक है चमोदा, अब तुम जाओ और अपना काम करो। वह बाड़े में आ गई और अपना काम करने लगी। दिन बीते, सप्ताह बीते और महीना, काम करते करते पूरा दिन लगाकर मेहनत गीत करती गाती और बुद्धिमानी से काम करती। कई लोगों ने उसके गीतों को सुना भी, लेकिन कभी कोई सही से सुन नहीं पाया कि वह क्या गा रही है। वो समस्याओं को और काम को इतनी बुद्धिमानी से करती कि कोई कमी नहीं निकाल सकता था। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे और राजा भी बाड़े से हटाकर उसको और जिम्मेदारियां सौंपने लगे। वो पूरे दिन बस इसी ताक में काम करती कि कब कहाँ कैसे उसे राजकुमार दिख जाएं और उसका एक और दिन सुखपूर्वक बीत जाए। वो अपने काम में बहुत खुश थी कि वह हर एक चीज़ से खुश थी।
यहाँ दूसरी तरफ उसके पिता के राजा राज्य में रेवती को ढूंढकर परेशान हो गया। उसको कहीं नहीं मिली। वो किसी तरह की घोषणा भी नहीं करवा सकता था कि कोई उसे ढूंढ कर लाए, क्योंकि किसी ने कभी रेवती की एक झलक भी नहीं देखी थी। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका मन वासना से इतना भर गया, इतना बड़ा पाप करने जा रहा था। उसे अपने आप से घिन आने लगी और अपने मन में आत्म ग्लानि महसूस होने लगी। वो खुद से नफरत करने लगा। उसे खुद से ज़्यादा पापी कोई नहीं लगता था इस संसार में। वो खुद पर कोड़े बरसाता, सारी रात जाग कर काटता। उसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद रह गया, वह अपनी बेटी को ढूंढकर उसके पैरों में गिर जाएगा और नाक रगड़कर उससे माफ़ी मांगेगा। यदि वो इस जन्म में अपनी बेटी से माफ़ी मांग पाया तो उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा और वह चैन से मर पाएगा, नहीं तो मृत्यु के बाद भी वह इस घिनौनी सोच और अपराध की अग्नि में जलता रहेगा। रेवती की मृत्यु के समाचार को अब 1 साल होने को आया था। राजकुमार शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि शादी जीवन में एक बार होती है और प्रेम भी जीवन में एक बार होता है। मेरी शादी हो चुकी है और भले ही मैंने उसके साथ वक्त नहीं बिताया, लेकिन मुझे उसी से प्रेम है और क्या पता मुझ में ही कुछ दोष हो, तभी तो वह मुझसे अलग हो गई और यहाँ मुझे अकेला तड़पने के लिए छोड़ गई। क्या पता मैं इस बार किसी और से विवाह करूं और वह भी मर जाए। परंतु राजा रानी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे लगातार अपने बेटे के लिए राजकुमारियां देखते रहे। राजकुमार के अभी अभी भी पहली पत्नी से प्रेम और विवाह के इनकार के बाद उड़ते उड़ते समाचार चमोदा तक भी पहुंचा। वह प्रेम और भावुकता से गदगद हो उठी। वह अभी जाकर बल्लभ को सारा सत्य बताकर उसके आगोश में समा जाना चाहती थी, लेकिन वो रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी और उसने वही किया। वह एक कोने में बैठकर रोने लगी और अपने नसीब को कोसने लगी। शायद वो पैदा ही बदकिस्मती लेकर हुई थी। दिन बीतते गए और आखिरकार बल्लभ के माता पिता को बल्लभ के लिए एक लड़की पसंद आ गई और इस बार उन्होंने बल्लभ की एक नहीं सुनी और विवाह तय कर दिया। विवाह की खबर चमोदा तक पहुंची तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। आंखें क्रोध और कभी न थमने वालों आंसुओं से भर गई। उसने ठान लिया था कि अब वह शादी नहीं होने देगी, लेकिन कैसे? बिना सच्चाई बताए कैसे? एक औरत कोई भी दुख बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और का होता नहीं देख सकती। यह उसके लिए ऐसा है जैसे वो जलती अग्नि में खड़ी हो और शरीर तो जैसे झुलस रहा था, लेकिन मौत नहीं आ रही थी। वह पूरा दिन पूरी रात रोती रही। दूसरे दिन उसे सुबह दरबार में बुलाया गया तो उससे कहा, चमोदा, राजा ने कहा, जैसा कि सबको पता है जो काम तुम्हारी देखरेख में होता है वह एकदम सही तरीके से होता है, तो राजकुमार बल्लभ की शादी में जो छोटे मोटे काम होंगे जैसे खाना कपड़ा, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी पर होंगे। ऐसा सुनकर चमोदा को महसूस हुआ जैसे उसको उसी की अर्थी जलाने की जिम्मेदारी दे दी जा रही हो, लेकिन तब भी उसने हाँ में गर्दन हिलाई और चली गई। शादी की तारीख अगले हफ्ते की थी। वो उस डर से कि ज़्यादा देर हो गई तो राजकुमार बगावत ना कर बैठे, इसलिए उसकी शादी बहुत जल्दी तय कर दी गई। चमोदा किसी तरह रो रो कर दिन काट रही थी। आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया जिस दिन शादी होनी थी। वह सुबह से ही गुस्से में थी। सुबह सुबह कुम्हार घड़े लेकर चमोदा के पास पहुंचा। चमोदा, यह घड़े कहाँ रखने हैं? कुम्हार ने पूछा तो कहने लगी, क्या मतलब कहाँ रखने? बाहर ले जाकर पटक दो। तो राजकुमार ने कहा, क्या बात कर रही हो, होश में तो हो। चमोदा कहने लगी, जो कह रही हूँ वह करो। कुम्हार ने कहा, ठीक है। वह कुम्हार घड़े ले जाकर उसने बाहर जाकर पटक दिए। सारे घड़े फूट गए। अब वो मंत्री जिसे सारे विवाह की जिम्मेदारी मिली हुई थी, उसने यह सब देखा तो सकते में आ गया कि यह क्या कर रहे हो तुम सब, पागल हो गए हो क्या? तब वह कुम्हार कहने लगा कि हम क्या पागल हुए हैं, हमें ऐसा चमोदा ने करने को कहा है। ऐसा सुनकर वो मंत्री चमोदा की शिकायत लेकर राजा के पास गया और राजा को सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह चमोदा पर बरस पड़े। ये क्या हरकत है चमोदा, ऐसे ही काम करोगी? मैं तुम्हें तुम्हारी इस हरकत के लिए राज्य से निकाल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी शर्त की वजह से मैं चुप हूँ। चमोदा ने कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दो, थोड़ा गुस्सा आ गया था बस। बार बार अब मैं
ऐसा नहीं करूँगी, बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या करूँ इसका। तो कुम्हार ने कहा। तो उसने बोल दिया था कि बाहर ले जाकर पटक दो, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था और कुम्हार मुझे बार बार मुझे टोके जा रहा था कि क्या करूं क्या करूं, इसलिए मैंने गुस्से में बोल दिया कि इन्हें बाहर पटक दो। मंत्री चमोदा की इस गलती के लिए इसको 30 कोड़े मारे जाएं और इस पर बेदर्दी से कोड़े बरसाए गए। चमड़े का जोड़ा पहने होने की वजह से चोट से थोड़ी बचत तो होती थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने राजा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा भी बोला ठीक है और चला गया। कुछ देर बाद तेली तेल के मर्तबान लेकर चमोदा के पास आया। तेली ने कहा, चमोदा इसे कहाँ रख दूं? तो चमोदा कहने लगी, क्या मतलब कहाँ? राजा के यहाँ शादी के पहले शगुन के लिए तेल महल के पीछे की नालियों में बहाया जाता है। चमोदा कहने लगी, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सब चुप करो, जो मैं कहती हूँ वह करो। तेली ने कहा, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा पता है, हम तो बाहर के हैं, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। उसने सारा तेल नाली में फेंक दिया। जब एक नौकर ने यह सब देखा तो वह मंत्री को बुला कर लाया। इस बार मंत्री गरज कर राजा के पास चमोदा की शिकायत लेकर गया और सारी बात बताई। चमोदा को बुलाया गया, फिर से बहस हुई, सवाल हुआ। चमोदा का जवाब तैयार था कि जो इस तरह था, ये तेल लेकर आए और पूछ रहे थे कि क्या करूं क्या करूं। अब आप ही बताइए, तेल का क्या करते हैं? रसोई घर में रखते हैं ना? राजा का चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया। तो जो भी तुम्हें सही से बात करनी चाहिए थी। मंत्री ने चमोदा को 40 कोड़े मारे जाएं और राजा ने मंत्री को चमोदा को सजा देने के लिए बोला। मंत्री ने 40 कोड़े जो उसको मारे। कोड़े मार लीजिए महाराज, लेकिन विवाह के काम में बेदखल मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, राजकुमारी कहने लगी। राजा हैरानी के साथ कहता है कि ठीक है और बोलकर चला गया। चमोदा कोड़े खाकर फिर से काम में लग गई। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं कोई जगह या काम बिना गड़बड़ी के सही से ना हो जाए। उसने नज़र रखनी शुरू कर दी कि एक भी काम ढंग से नहीं होना चाहिए, सब काम बिगड़ने चाहिए। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, चमोदा, यह अनाज आया, इसका क्या करूँ, कहाँ रखूँ? तो वह कहने लगी, जाओ, बाहर की रेत का ढेर पड़ा है, वहाँ पर फेंक दो। यह बात कहकर वह व्यक्ति कहने लगा, होश में तो हो ना? तो वह कहने लगी, तुम चुप रहो, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। यह अनाज राजा ने चिड़िया और जानवरों के लिए मंगवाया है, लेकिन रेत में मिल जाने इसके बाद ये जानवर और चिड़ियाओं के लायक भी नहीं रहेगा। चमोदा ने कहा, जाओ, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तो वह कहने लगा, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा पता है। सबने वह अनाज फेंक दिया। फिर वही हुआ। पहली बात मंत्री तक गई और फिर राजा तक। इस बार चमोदा को 80 कोड़े पड़े और शादी में हर काम से दूर रहने की हिदायत दे दी गई। वो सारे कामों से दूर हट गई। सब हैरान थे कि आज चमोदा को क्या हुआ है। चमोदा को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। तभी उसकी नज़र रसोई पर गई। रसोई घर में गई। वो रसोई घर में घुसी और मुख्य रसोइये के पास गई। चमोदा ने जो भी किया था अब तक इन लोगों को उसकी कोई खबर नहीं थी। उन्हें यही लगता था कि सारी देखरेख अब चमोदा के हाथ में है। वह उस रसोइये के पास जाकर बोली कि महाराज ने बोला है कि सारे खाने में नमक मिर्च सामान्य मात्रा से ज़्यादा मिला दो। तो रसोइया कहने लगा, लेकिन क्या लेकिन? चमोदा कहने लगी, जो मैं कह रही हूँ वह करो। तो जो रसोइया था उसने सारे मेहमानों के खाने में नमक और मसाला ज़्यादा ही डाल दिया और इतना कहकर ठीक है कहकर वो बाहर चली गई। और वह रसोइया मंत्री के पास जाकर बोलती है कि अब तो सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आपने सब कुछ देख लिया है, लेकिन रसोई को तो आपने जांचा ही नहीं है। अभी मुझे समय नहीं है, मंत्री ने अकड़कर बोला। चमोदा अपनी जो योजना में सफल थी। वह कहने लगी, हाँ, जब सब लोग खाना खराब कर देंगे और राजा आपसे पूछेंगे आपने रसोइये को क्यों कुछ नहीं बताया, तब आप यही बोल देना मेरे पास तो समय नहीं था देखने का और मैं तो मेरी शर्त की वजह से बच गई, लेकिन आपको राजा राज्य से निकालने के पास कोई वजह नहीं होगी। इतना सुनते ही मंत्री डर गया और वह रसोई घर की तरफ रुक कर नहीं वाला था। तभी चमोदा बोल पड़ी, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मेरे पास आसान उपाय है, मैं उन सब को थोड़ी देर के लिए यहीं बुला देती हूँ, आपका भी समय बच जाएगा और राजा से भी आप बच जाओगे। मंत्री ने कहा कि यह ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम मेरी सहायता क्यों कर रही हो। खैर जो भी है अच्छा है, जाओ बुला कर ले आओ।
चमोदा रसोई घर में गई और बोली, चलो सबको मंत्री जी ने बुलाया है। सबको, लेकिन क्यों? वे लोग पूछने लगे। तो वह कहने लगी कि मंत्री जी ने बुलाया है, सबको चलना है। रसोइये ने कहा कि ठीक है, मैं उनसे जाकर बोल देती हूँ, महाराज के सामने रसोइये ने आने से मना कर रहे हैं। तो वह कहने लगे, नहीं नहीं चमोदा, ऐसा मत करो, ठीक है हम सब चलते हैं। और वह कहती है, तुम सब चलो, मैं आती हूँ। ऐसा करके वह रसोई घर में रुक गई और जितना मसाला और नमक था उसने सारे खाने में मिला दिया और बाहर आ गई और मंत्री के पास आकर खड़ी हो गई। मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज जाकर सारा खाना थोड़ा थोड़ा यहाँ भेजो, मैं चख कर देखूंगा। जो रसोई घर का महराज था उसने कहा कि ठीक है, आप चक्कर क्यों देखेंगे, महाराज तो शाही रसोइये हैं, इतने वर्षों से काम करते आ रहे हैं, आप इनके बनाए भोजन पर शक करेंगे? चमोदा ने घबराते हुए कहा, महराज का तो आज तक नाम है खाना बनाने में, मुझे अपना काम मत सिखाओ चमोदा, खुद का काम तो होता नहीं है। मंत्री अकड़ कर बोला। महराज खाना लेकर आए। मंत्री ने चम्मच से सब्जी उठाकर खाई और जमीन पर उगल दी। क्या बनाया है, इतना तेज नमक और मसाला? तेज? ऐसा कहते हुए महराज ने सब्जी खाई तो उसने भी उसे उगल दिया। मैंने तो चमोदा के कहने पर थोड़ा सा मसाला डाला था, लेकिन ये इतना ज्यादा कैसे हो गया? क्या मतलब? चमोदा के कहने पर? मंत्री ने कहा। हाँ, यही आई थी बोलने की, महाराज के मेहमानों के खाने में नमक और मसाला तेज डालना है। मंत्री चमोदा की तरफ घूर कर देखता है और गुस्से में लाल चेहरे के साथ राजा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अब राजा के क्रोध की इस बार सीमा पार हो गई और वह रसोई और चमोदा पर भड़क पड़ता है। इस बार चमोदा को 200 कोड़े और रसोई को 50 कोड़े पड़ते हैं। इस बार वो कराह कर दर्द से बिलख उठती है और राजा के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। राजा को एक बार फिर दया आ जाती है और वह उसे फिर माफ़ कर देता है। लेकिन इस बार चमोदा को महल से बाहर रहने के लिए बोला जाता है। चमोदा उदास होकर उसी दोपहरी में पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी उसको शाही दर्जी आता हुआ दिखाई देता है, जो शायद राजकुमार बल्लभ की पोशाक लेकर जा रहा था। चमोदा ने सामने तंबू से एक भाग फाड़ा और उसे लपेटकर तेजी से दर्जी के पास गई और उसका धक्का दे दिया और हाथ से पोशाक लेकर भाग गई। उसने उसे कुछ दूर पर बने कीचड़ से बड़े खड्डे में फेंक दिया और अपना दुसाला दूसरी तरफ कोने में छुपा दिया और सामने से ऐसे गुजरी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि दर्जी कुछ समझ ही नहीं पाया। ये खबर राजा तक पहुंची तो राजा परेशान हो गया, लेकिन यह तय हुआ कि राजकुमार अपनी पहले की आम पोशाकें पहनकर ही जाएंगे। बारात तैयार हो गई, दूल्हा सज गया, बारात निकली। चमोदा भी उन गांव वालों की बग्घी के साथ होली, जिसे उनकी करतूतों के बारे में कुछ पता नहीं था। बारात 2 दिन में पारसौल राज्य में पहुंची, जहाँ की राजकुमारी सुमेधा से राजकुमार बल्लभ का विवाह होने वाला था। इधर चमोदा इस आशा से पारसौल आई थी कि वो यहाँ कुछ ना कुछ करके विवाह तोड़वा देगी। वो कुछ भी करने को तैयार थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। बारात में कोई लड़की नहीं आई थी, सिर्फ चमोदा अकेली ही थी। इसका फायदा उठाकर वह महल की ओर निकल गई। उसने एक साड़ी ली और उसे पहन लिया। उसे पहनकर वह अन्य सभी दासियों के साथ अंदर चली गई। राजकुमारी को आज रात्रि में विवाह के लिए तैयार करने वाली थी, तो वह सबसे बचती बचाती जो गुसल खाने तक पहुंची। वहाँ राजकुमारी सुमेधा के लिए पानी तैयार किया जा रहा था और कुछ ही देर में राजकुमारी वहाँ आई और नहाने के लिए बैठ गई। उसने नजरें नीची की हुई थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसका श्यामल रंग, कजरारी बड़ी आंखें थी, ऐसा रूप जो किसी का मन मोह लेने में ज़्यादा समय नहीं लेता। लेकिन चमोदा को तो उसकी सौतन के रूप में ही दिख रही थी, जिससे उसे नफरत थी। तभी वो एक दासी के पास जाकर कहने लगी, क्या बहन, मेरा भाई सतोरी का रहने वाला है, बता रहा था राजकुमार बहुत अधिक सुंदर है, वो जरूर राजकुमारी के सांवले रंग के कारण उसे विवाह के बाद अपनाएगा नहीं। बेचारी राजकुमारी। दूसरी दासी कहने लगी, हाँ बहन, यह बात तो सच है क्या? बेचारी राजकुमारी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ, हो तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम सबको अपनी राजकुमारी से सच में प्रेम है तो तुम सब सच में उसका भला चाहती हो तो बताओ। सब दासियां कहने लगी, हाँ बहन बताओ। तो ठीक है, सुनो, यह लेप लो जो कि सिर्फ एक मुल्तानी मिट्टी का लेप था। यह कोई साधारण लेप नहीं है।
गहरे से गहरे रंग को भी निखार देता है। इसको राजकुमारी के शरीर पर मल दो, फिर खोलते पानी से नहलाकर मूंज एक तरह का सूखा पौधा होता है, उसकी पत्तियां उसके शरीर पर रगड़कर उसके सांवलेपन को धो दो। दासियां खुश हो गईं। कुछ ने तो यह भी सोच लिया था कि वे राजा से इसके लिए बड़ा इनाम भी पाएंगी। सब जैसे चमोदा ने बताया था सबने वैसे ही किया। इससे राजकुमारी के शरीर पर फफोले आ गए। वो दर्द से करा उठी, सब सकते में आ गई। चमोदा को ढूंढने लगे, लेकिन उसका तो कहीं अता पता नहीं था। उसे पता था कि इससे राजकुमारी बीमार पड़ जाएगी और विवाह रुक जाएगा। उसके विश्वास के साथ वो घर सतोरी की ओर निकल पड़ी थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ। दासियों ने किसी को कुछ नहीं बताया, उन फपोलों पर लेप लगाकर उसी पर कपड़े पहना दिए। राजकुमारी दर्द से कुछ बोल नहीं पा रही थी और चुंदड़ी से उसका चेहरा भी ढका हुआ था। वह बस करहा रही थी। सबको लगा शादी के बाद परिवार से अलग होने के दुख में वह रो रही है। शादी हो गई, सारी रस्में हुई। इस दौरान उसके सारे फपोले फूट गए और उसके कपड़े उसके घाव से चिपक गए। शादी पूरी हुई, विदाई हुई। सफर भर में उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। यहाँ जब वह सतोरी बारात पहुंची तब चमोदा को पता चला कि शादी हो चुकी है, तो वह टूट गई और बाड़े में जाकर रोने लगी। कुछ दिनों तक तो किसी को दिखाई भी नहीं दी और न ही किसी को चमोदा के बारे में याद था। उधर राजकुमारी सुमेधा की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन राजकुमार बल्लभ इसके बावजूद भी उससे मिलने नहीं गए। कई वैद्य आए, लेकिन कोई सुमेधा को ठीक नहीं कर पाया। विवाह के 3 बाद उसकी मृत्यु हो गई। इससे राजकुमार और ज़्यादा टूट गया। अब वह अपने पिता के पास गया और बोला, मैंने बोला था ना, मुझ में ही दोष है। देखा ना क्या हुआ, आपने मुझे सुमेधा की मृत्यु का भी भागीदार बना दिया। इस पाप का बोझ लेकर मैं कैसे रहूँगा। आज से मुझसे कोई भी मेरे विवाह को लेकर चर्चा नहीं करेगा, वरना मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊँगा। राजकुमार फिर से अपने पहली वाली दिनचर्या पर कायम हो गया। वह रोज जंगल जाता और पूरा दिन बिताकर रात में घर आ जाता। इधर चमोदा को यह सब समाचार मिला तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हुई। उसने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष की हत्या कर दी। वह स्वयं को इस पाप के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। महीने बीत गए, घाव भरने लगे, बातें भूलने लगे लोग। चमोदा हर रोज की तरह गाय और बाकी जानवरों को चराने के लिए जंगल के पास के तालाब में लेकर गई और उसका हर रोज का था कि वो उन जानवरों को वहाँ चरने के लिए छोड़ देती और खुद आसपास सबको देखकर तालाब में नहाने चली जाती। रोज की तरह आज भी उसने जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया और नहाने चली गई। इसी बीच राजकुमार अपना गीत गा रहे थे और हमेशा की तरह जानवरों की आवाज़ उनके ध्यान को भंग करके उनके शगुन में खलल डाल रही थी। आज उसने उठने की ठान लिया और वो आज चमोदा से बोल देगा कि वो जानवरों को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाया करे। वो चमोदा से बात करने के लिए उठकर आ ही रहा होता है कि उसके कदम रुक जाते हैं। वो धीमे पांव आगे बढ़ता और देखता है चमोदा कपड़े पहन रही है। वो बस उसके हाथ देख पाता है, बाकी उसके देखने तक तो वो पूरी तरीके से उस जोड़े को अपने ऊपर से बांध चुकी होती है। उसके हाथ मलाई से भी गोरे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? चमोदा तो इतनी कुरूप है, लेकिन इसके हाथ जरूर कोई राज है। राजकुमार बल्लभ को पूरी रात सही से नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा और वह सुबह बिना कुछ खाए पिए जंगल में पहुंच गया और एक झाड़ी में बैठकर चमोदा का इंतजार करने लगा। समय बीता तो उसकी सच्चाई जानने को वह इतना बेताब हो रहा था कि वह वहां से हिला भी नहीं। दोपहर होने को आई, तभी जानवरों के रंभाने की आवाज़ आई। राजकुमार अब सतर्क हो गया। चमोदा आई, हर बार की तरह उसने कपड़े उतारे, लेकिन राजकुमार ने आंखें बंद कर ली। उसे शक हुआ कि यदि उसने कुछ नहीं पहना होगा तो पराई स्त्री को ऐसी अवस्था में छुपकर देखना महापाप से कम नहीं। तभी पानी में आवाज़ आई। उसे लगा शायद वो पानी में चली गई है। उसने नजरें नीची करके सिर्फ तट तक देखा तो उसने देखा चमड़े के कपड़े के बगल में सफ़ेद रंग की एक साड़ी भी पड़ी हुई है। उसे पता चल गया कि उस वस्त्र के बाद भी वो साड़ी पहनती है। वो झाड़ी से नीचे से धीरे धीरे निकल कर चला गया और ये दिन भी बीत गया। दूसरे दिन फिर से राजकुमार उस झाड़ी में छुपकर बैठ गया और चमोदा के आने का इंतजार करने लगा। वो आई और उसने सारे जानवरों की रस्सी खोली और फिर खुद नदी के पास नहाने चली गई और उसने अपने जो चमड़े के वस्त्र थे उसने निकाल दिया।
उसे देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लग रहा था कि उसके सामने कोई अप्सरा खड़ी है। वो अपनी आंखों को मलता रह गया। वह चेहरा, वह आंखें, वो होठ, वही सुंदरता, वही तेज, वही मासूमियत। राजकुमार को चक्कर आने लगे। वह इतना कुछ एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। जब तक उसे होश आया तो वह जा चुकी थी। दिन भी ढल चुका था। वह महल वापस आ गया और अपने कमरे में लेटकर सोचने लगा, क्या मुझे जो लगता वही सच है? लेकिन कैसे? ऐसे कैसा हो सकता है? रेवती तो मर चुकी है, और कहाँ चमोधा, और कहाँ वो? लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं उसकी तरफ खींचा जा रहा है? जरूर इसमें कोई रहस्य है। इसको भेद को मैं खोल कर ही रहूंगा। राजकुमार हमेशा की तरह दूसरे दिन भी उस झाड़ी में जाकर बैठ गया। चमोदा ने जैसे ही कपड़े निकाले और नदी में स्नान करने के लिए गई, राजकुमार ने उसके चमड़े के जोड़ों को उठाया। जो चमड़े का जोड़ा था उसे उठा लिया और अपने पास पड़े खंजर से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। और चमोदा जैसे ही बाहर आई, उसने अपनी साड़ी बांधी और उसके बाद चमोदा की नज़र अपने चमड़ों के वस्त्र पर गई, लेकिन वो तो उसे कहीं नजर नहीं आया। तभी राजकुमार ने आवाज़ दी, राजकुमारी रेवती। तो वह पीछे मुड़ी, कौन है आप? किसने आवाज़ दी है? कौन है? तभी झाड़ियों से राजकुमार बल्लभ निकल कर आता है और चमोदा को गले लगा लेता है। चमोदा थोड़ा सकपका जाती है, लेकिन उसे बल्लभ की बाहों में पिघलते समय नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे पता था ये तुम ही हो। राजकुमार ने कहा, लेकिन अब तक तुम ऐसे क्यों रह रही थी? कितने जुल्म हुए तुम पर, और अगर तुम जिंदा थी तो अपनी मृत्यु का संदेश क्यों भेजा? लेकिन चमोदा सिर्फ रोए जा रही थी। उसने बल्लभ को कसकर पकड़ रखा था। दोनों दिन ढलने तक एक दूसरे में समाये रहे। फिर दोनों वहीं नदी किनारे बैठ गए। पहले तो चमोदा रोती रही, लेकिन राजकुमार का अपने लिए प्रेम और सम्मान देखते हुए उसने निश्चय किया कि वह बल्लभ को सब बता देगी। उसने फिर शुरू से लेकर अंत तक राजकुमार को सब बता दिया। यह सुनकर बल्लभ भौचक्का रह गया। एक फूल से राजकुमारी, एक नाजुक सी राजकुमारी ने कितना कुछ झेल गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या आप बताती आपको, और किस मुंह से? राजकुमारी कहने लगी। और चमोदा और ज्यादा बिलक बिलक कर रोने लगी। राजकुमार ने उसे गले लगा लिया। खैर, अब जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अपने प्यार से तुम्हें वो सब भुला जरूर सकता हूँ। और वह क्योंकि मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि तुम्हें जीवन में कभी दुख नहीं होने दूंगा। तुम्हें हर वह खुशी लाकर दूंगा जिसकी तुम हकदार रही हो। और ये मत सोचना कि ये सब किसी को पता चलने पर तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा होगा। मेरी नज़रों में तो तुम्हारा सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है, और साथ में तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी। मुझे गर्व है अपनी जीवन संगनी पर। राजकुमार चमोदा को अपने साथ महल लेकर आता है। सबको सारी सच्चाई पता चलती है। सब अपने द्वारा चमोदा के ऊपर किए अत्याचारों के ऊपर लिए जो शर्मिंदा होते हैं। राजा को बहुत क्रोध आया कि त्रिपेरु राज्य पर आक्रमण कर उसने अपराधी राजा को अपनी बहू के चरणों में डालना चाहते थे। लेकिन सूचना मिली कि राजा का महीनों पहले देहांत हो गया और पड़ोसी राजा द्वारा उसका राज्य हड़प लिया गया है। राजकुमार बल्लभ का चमोदा के साथ दोबारा विवाह हो गया। चमोदा को दोबारा अपना नाम वापस मिल गया। कुछ दिन लगे चमोदा को राजकुमारी रेवती बनने में, लेकिन लंबे अरसे तक वे दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन उन्होंने बिताया और राजकुमारी रेवती को दोबारा कभी भी अपने जीवन में किसी दुख का सामना नहीं करना चाहा। उसे कोई दुख नहीं मिला और वह रानी बन गई। दोस्तों, कैसे एक राजकुमारी नौकरानी से फिर से रानी बन गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।